आज हम लोग इस क्लास में बीपीएससी के पुराने सवालों को देखेंगे। जिन पुराने सवालों में जितने भी पेपर बीपीएससी के द्वारा कराए गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जे हो या सीडीपीओ हो या अन्य जितने भी पेपर हुए हैं बीपीएससी के थ्रू, उन सब के क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग इतिहास के तीनों खंडों को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसके बाद फिर हम समसामयिकी, बिहार पर आधारित कुछ प्रश्न और मैथ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पे बीपीएससी के थ्रू जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे, सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल है, हम लोग इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास से शुरू करेंगे। जो इतिहास के सवाल पूछे गए हैं अब तक बीपीएससी में, उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत। सबसे पहला हम लोग किसको देखेंगे? प्राचीन भारत को देखेंगे। तो हम लोग PQY की शुरुआत करेंगे, पूर्वालोकन क्लास की, और इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है, और ये दिया गया है पहला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंजीरा भी दिया है, दब्बे सदात दिया है, किली गुल मोहम्मद दिया है, मेहरगढ़ दिया है, और पांचवा ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि यहाँ पे बिहार में 5 ऑप्शन बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 शब्द दिया है, एक है कृषि और एक है पशुपालन। केवल पशुपालन होता तो आंसर बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे कृषि शब्द भी जोड़ दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। यहाँ पे देखें, ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और स्थित है। और एक सवाल और भी यहाँ पे कि इस मेहरगढ़ की खासियत है, एक नदी के किनारे स्थित है, और कई बार ये नदी का नाम भी पूछा जाता है। तो उस नदी का नाम है बोलन नदी। ये किसके किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? बोलन नदी के किनारे स्थित है। और यहां से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कृषि की पूछ रहा है तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। यहां पे देखा जाए तो 7000 से लेके 5500 के मध्य, ईसा पूर्व के मध्य, यहाँ पे मानव बसा और कृषि कार्य करना शुरू किया। कृषि कार्य करना शुरू किया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में हमने चर्चा किया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। एक इसका उपनाम भी है, इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसे ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है, बलूचिस्तान भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है?
अब कैल्कोलिथिक युग कहने से तात्पर्य क्या है? यहां पे कहा जा रहा है किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। अब कैल्कोलिथिक युग का बस केवल हिंदी रूपांतरण करना है। कभी कभी बीपीएससी में ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि केवल हिंदी रूपांतरण करना होता है। यहां पे देखें तो सबसे पहले देख ले, ऑप्शन पहला है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग है जिसे प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है, तो ये तो होगा नहीं, पूरा पाषाण युग नहीं होगा। उसके बाद देखें नौ पाषाण युग, दूसरा है नौ पाषाण युग, ये नौ पाषाण युग भी नहीं होगा। नौ पाषाण युग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है, इसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। और लौह युग है, इसे आयरन युग भी कहा जाता है। और ताम्र पाषाण युग है और इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसी को चाल्कोलिथिक एज के नाम से पुकारा जाता है। जो ताम्र पाषाण है इसी को चाल्कोलिथिक के नाम से पुकारा जाता है, इसी को चाल्कोलिथिक के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ताम्र पाषाण युग होगा, इसी को किस नाम से पुकारा जाएगा? इसी को कहा जाएगा चाल्कोलिथिक पीरियड के नाम से, चाल्कोलिथिक युग के नाम से पुकारा जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो सवाल मिला आपको कि चाल्कोलिथिक के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर है ताम्र पाषाण युग को। ये एक तरह से बीपीएससी प्री में, बिहार के जे में कई जगहों पे पूछा जाता है, कई जगहों पे पूछा जाता है इसे किस युग के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पहला लाल, दूसरा नीला हरा, पांडु और नीला। यानी कि यहाँ पे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर अधिकतर लाल रंग का उपयोग किया गया था। बहुत से बर्तन ऐसे मिले हैं जिस पर काला, अंदर की तरफ काला और ऊपर की तरफ लाल रंग का उपयोग किया गया है। ऊपर की तरफ है लाल रंग का उपयोग किया गया है। आगे हम लोग बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अब यहाँ पे देखें, सिंधु सभ्यता का युग पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। अब यहाँ पे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को ऐतिहासिक काल कह नहीं सकते, क्योंकि हिस्टोरिक एज को जानने के लिए, ऐतिहासिक काल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक काल के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिखित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये ऐतिहासिक काल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य तो, लिपियां तो मौजूद है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये होगा नहीं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है जो पत्थरों का युग है, जहां पे मानव बिल्कुल पढ़ने लिखने से अनजान था, साक्षर नहीं था, अलिटरेट था, ऐसे युग को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। उसके बाद उत्तर ऐतिहासिक काल ऐसे को कहा गया जो एक तरह से मानव अब खड़ा होकर चलने लगा, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का जन्म हो गया। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है इसे को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है, और इस प्रोटो हिस्ट्री की खासियत है कि इस युग में मानव ने एक तरह से शहर बसाना शुरू कर दिया, बांध बनाना शुरू कर दिया, डैम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इस काल का मानव एक तरह से लिपि का भी ज्ञान रखने लगा, लेकिन उस लिपि की खासियत थी कि उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। लिपि तो मौजूद है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से पुकारा गया। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग में पड़ता है, इसे
आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम में अर्बन कल्चर भी कहा जाता है, पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे हड़प्पा में खोजने का कार्य किया गया था, हड़प्पा में इसकी खुदाई कार्य किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा काल भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज का तात्पर्य है कि यहाँ पे तांबा और टीन मिलाकर एक कांसा धातु भी बनाया जाने लगा, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कई नामों से इसे पुकारा जाता है। आगे हम लोग बातें करते हैं। अलग क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये बीपीएससी 2017 में पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता में देखें 5 ऑप्शन दिया है। बीपीएससी की खासियत होती है कि वो 5 ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे देखिए, पक्की ईंटों से बनी इमारत, ये भी विशेषता है। प्रथम असली मेहराब, ये भी विशेषता है। पूजा स्थल, ये विशेषता नहीं है। पूजा स्थल, अग्नि कुंड इत्यादि तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। बस केवल हरियाणा का बनावली और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां से लकड़ी के बने हुए अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं। लकड़ी के बने हुए अर्ध मंडप प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पे क्या मौजूद था, यहाँ पे पूजा गृह के लिए मंदिर मौजूद था। पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, कला और वास्तुकला, कला तो है लेकिन अब वास्तुकला भी यहाँ पे भवन इत्यादि बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कई इसमें से विशेषताएं प्रकट होती हैं, कई विशेषताएं प्रकट हो रही है। इसमें आंसर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है। मेहराब का मतलब होता है जो पिलर है ना, गोल गोल, उसके बाद जो सीधे राउंड करके बनाया जाता है। मेहराब का मतलब है जो राउंड करके बनाया जाए, ये ऐसे जो ये दरवाजे के ऊपर बनाया जा रहा है, ये क्या है? मेहराब। अब जैसे ये चौकोर है, लेकिन चौकोर ना होके जो मुस्लिम पत्ती है उसमें मेहराब दार बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से विशेषता एक तरह से मुस्लिम शैली की है। तो यहाँ पे कई विशेषता इसके मिल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। आगे देखते हैं, अगला है अरोह। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से पुकारा जाता है? मिनी हड़प्पा, मिनी मोहनजोदड़ो कहा जाता है, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, लोथल, देसलपुर, सोहदौरा और कोटदीजी। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? लोथल होगा। लोथल होगा, जो लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? और वो होगा लोथल। लोथल की एक और खासियत है कि यहाँ से बंदरगाह के भी साक्ष्य मिलते हैं, बंदरगाह के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है अरोह। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल देखा जाए, लोथल यहाँ पे है, बंदरगाह है। नागपट्टनम के बारे में चर्चा करें तो ये आपके तमिलनाडु में है। उत्तर भारत में जैसे बोध गया को दर्जा मिला है, वैसे ही दक्षिण भारत में नागपट्टनम को मिला है। महास्थानगढ़ है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम भारत में है। सिकंदरिया देखा जाए तो पाकिस्तान में है, जो सिकंदर ने बसाया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? लोथल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है?
तो इसका एक लाइन में आंसर है और वो है आपका लोथल। अब इसमें देख लें और भी तो कोई नहीं है, क्योंकि डाबरकोट पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है और इसका आंसर होगा लोथल। लोथल। आगे देखते हैं, प्रथम मानव जीवाश्म में भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यहां पे देखें एक हथनोरा जगह है। हथनोरा कहां पे स्थित है? हथनोरा स्थित है एमपी में, नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा नदी घाटी में जहां पे आधुनिक मानव की खोपड़ी मिली है, आधुनिक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है। और ये क्या जाएगा, नर्मदा नदी घाटी जाएगा। जगह का नाम क्या होगा? जगह का नाम होगा हथनोरा। और ये हथनोरा कहां पे स्थित है? एमपी में स्थित है, सीहोर जिला में स्थित है। एमपी में स्थित है और सीहोर में स्थित है। नाम है नर्मदा, हथनोरा। हथनोरा उसका नाम है जहां से आधुनिक मानव के जीवाश्म मिलते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, जीवाश्म प्राप्त होते हैं। आगे देखें, अगला है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? यहाँ पे गंधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। अब इसमें पांचवा ऑप्शन भी है, एक से अधिक। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे यह है कि बुद्ध की जो प्रतिमा है वो गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों में मिली है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। आगे हम लोग बातें करते हैं, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? यहां पे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 4 ऑप्शन बनाया है। यहां पे देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार जो सबसे पहला साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो एक अखंड भारत के रूप में था, उसे मौर्य काल कहा जाता है। और उस मौर्य काल की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। गुरु चाणक्य की सहायता से स्थापना किया गया था। देखते हैं किसे अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? यहां पे देखें, मस्की अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा लेख, इनमें से कोई नहीं। अभी हमें देखें, पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? कलिंग विजय कहने का मतलब है कि जहां पर अशोक ने विजय अभियान किया था और वहां पे लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। और वहीं पर शस्त्र न उठाने की प्रण किसने लिया था? अशोक ने लिया था। तो इस बात की जानकारी न तो रुद्रदामन से मिलती है, न मस्की से मिलती है, न जूनागढ़ से मिलता है, न हाथी गुफा लेक से मिलता है। इसकी जानकारी किससे मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। और 13वां शिलालेख इसमें नहीं है, इसलिए कलिंग विजय की जानकारी को हम 13वें शिलालेख को देखेंगे, इसमें नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। थोड़ा सा बाकी को भी हम चेक कर लें। मस्की से क्या है? मस्की कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और मस्की की खासियत है कि अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। और कौन कौन से अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? तो उसका आंसर है, एक शॉर्ट ट्रिक है, गुमनेऊ। एक ट्रिक ऐसा है, गुमनेऊ।
गुमनेऊ का मतलब क्या है? गुर्जरा, मस्की, नेतुर, उद्गोलक। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, नहीं तो बाकी सभी अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से पुकारा गया है। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्थित है और संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, जिससे सुदर्शन झील के बनाए जाने की जानकारी देता है, जिससे सुदर्शन झील के बनाए जाने की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग बातें करें जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का जो ताम्रपत्र था उसी के नीचे गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त ने भी अपना लेख लिखवाने का कार्य किया, लेख लिखवाने का कार्य किया। हाथी गुफा लेख ये कलिंग में स्थित है और चेदी वंश के राजा खारवेल ने इसे लिखवाया था। इस हाथी गुफा लेख से पाटलिपुत्र जीतने की जानकारी मिलती है। भारतवर्ष जो शब्द है वो पहली बार यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हाथी गुफा लेख से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि गधों से पिथुंडों से किसने हल चलाने का काम किया था। गधों से पिथुंडों से किसने हल चलाया था? खारवेल ने। और कहां पे चलवाया था? मदुरा में चलवाने का काम किया था। कहां पे चलवाया था? मदुरा में चलवाने का काम किया था। दूसरे पॉइंट पे हम बातें कर ले हाथी गुफा लेख से। इस हाथी गुफा लेख से और क्या जानकारी मिलती है? इसमें एक तरह से जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। हाथी गुफा लेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? जैन धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आगे हम लोग देखते हैं निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहने का मतलब है मिट्टी। मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? धौलावीरा नहीं होगा, कालीबंगा नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? बनावली होगा। फिर क्या होगा? बनावली। बनावली कहां पे स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है और यहां से टेराकोटा की मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरा हम लोग देखते हैं बनावली। धौलावीरा कहां है? धौलावीरा स्थित है गुजरात में और धौलावीरा की खासियत है कि ये भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पहला सबसे बड़ा स्थल है और वो है आपका राखीगढ़ी। भारत के क्षेत्र में राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है जो हरियाणा में है। और दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा से कुछ क्वेश्चन है। धौलावीरा से पहला तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये त्रिस्तरीय नगर है, बाकी सभी 2 स्तरीय नगर है, लेकिन ये कैसा नगर है? ये त्रिस्तरीय नगर है, ट्रिपल लेयर अर्बन सिटीज है। यहाँ पे 3 स्तरीय नगर के साक्ष्य मिलते हैं। धौलावीरा से और भी खासियत है कि यहाँ पे सफेद पत्थरों के बने हुए यहाँ से सामान मिलते हैं। श्वेत पाषाण खंड पूछा जाता है कि श्वेत पाषाण खंड से कहां से बने हुए साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा से और भी खासियत है। 2 महत्वपूर्ण सवाल है। एक क्रिकेट स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। क्रिकेट स्टेडियम कहे या जो भी स्टेडियम कहे, यानी कि स्टेडियम क्रीड़ागार, क्रीड़ागार के साक्ष्य कहां से मिलता है ये पूछा जाता है। तो क्रीड़ागार का मतलब है धौलावीरा। और दूसरा सवाल यहां से है और यह है कि इस धौलावीरा से एक अद्भुत पानी टंकी का भी साक्ष्य मिला है, जहां पे जल का संचय किया जाता था और जिस जल के माध्यम से लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था, पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था। इसका भी साक्ष्य कहां से मिलता है? इसका भी साक्ष्य मिलता है और वो मिलता है आपका इस धौलावीरा से। धौलावीरा से तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला है और वो है एक नाम है बनावली। ये बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित है और यहाँ से मिट्टी के खिलौने के रूप में हल के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद है कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है और यहाँ से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसीलिए काले रंग की चूड़ियां मिलने के कारण इसे काली
बंगा कहा जाता है, काली बंगा कहा जाता है। दूसरे पॉइंट की बातें कर ले तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था और यहां से जोते गए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। काली बंगा से एक खेत का साक्ष्य मिला है जिसमें आड़ी तिरछी जोताई करने का कार्य किया गया है, जिससे पता चलता है कि दो फसलों को यहां पर एक साथ बोने का कार्य किया जाता होगा। दो फसलों को एक साथ बोने का कार्य किया जाता होगा। अगला है और वो है लोथल, और लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगावा नदी के तट पर स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बंदरगाह नगर था। यहाँ पे बंदरगाह था जहाँ पे जलयान आके खड़े होते थे और यहाँ से माल लाद के फिर उसे विदेशों में भेजा जाता था। फारस की यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पे कहा जाता है कि फारस के साथ इसका प्राचीन संबंध था। फारस के साथ इसका प्राचीन संबंध था। तो यहाँ पे हमने बातें किया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखें, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जोते गए खेत के निशान मिलते हैं? जोते गए खेत के निशान मिलते हैं तो उसका एक लाइन में आंसर क्या होगा? कालीबंगा। अभी हमने बताया राजस्थान में कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन जोते गए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी कि इतिहासकार का एक नाम दे दिया, ये 2015 के बीपीएससी के प्री, और कहा है कि इनमें से कौन वहां पे इतिहासकार उत्खननकर्ता के रूप में नहीं थे। पहला ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ। तो अब यहां पे देखें, थोड़ा सा इसको दिमाग से लगाना होगा। इसलिए दिमाग से लगाना होगा क्योंकि आप देखते हैं बी.ए. स्मिथ को विंसेंट आर्थर स्मिथ कहा जाता है और ये बी.ए. स्मिथ भारत में आईसीएस अधिकारी था। 1904 में इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो स्वाभाविक है कि ये जो बी.ए. स्मिथ होगा वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए एक नाम है और वो है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने ही, राखल दास बनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने काम किया था। के.एन. दीक्षित ने साथ दिया था और एम.एस. वत्स ने भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर अपनी बातें कही थी। इसलिए तीनों तो संबंधित है, लेकिन बी.ए. स्मिथ चूंकि एक आईएएस अधिकारी था, भारत में कलेक्टर था, इसलिए उसे बहुत किताब तो खूब लिखा, लेकिन उसने यहाँ पे उत्खनन कार्यों में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पे देखिए बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वह अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं पे हुई थी और इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखें, बोगज कोई जो अभिलेख है इसका आंसर है ए। बोगज कोई अभिलेख का आंसर क्या होगा? ए। आखिर क्यों होगा बोगज कोई अभिलेख का आंसर? क्योंकि बोगज कोई अभिलेख का आंसर ए इसलिए होगा क्योंकि इस अभिलेख से वैदिक कालीन 4 देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। वैदिक कालीन 4 देवी देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। पहला इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। ये अभिलेख है कब का है? 1400 ईसा पूर्व का है। दूसरा सवाल है कि इस अभिलेख से और क्या जानकारियां मिलती हैं?
इस अभिलेख से जानकारियां मिलती है कि इस अभिलेख में हत्ती और मितानी दो कबीला थे। उन्हीं दोनों कबीलों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। हत्ती और मितनी दो कबीला थे और दोनों कबीला के बीच में एक युद्ध लड़ा गया और उसी युद्ध के बीच एक समझौता हुआ और समझौता में कहा गया कि हम आगे फिर युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसलिए इन्होंने किसको साक्षी माना, किसको गवाह माना? इन्होंने इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, चार वैदिक कालीन देवताओं को साक्षी मानते हुए इन्होंने पैक्ट किया, समझौता किया। और इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है इसमें क्या मिलता है, तो चार देवी देवताओं का जिक्र मिलता है जो वेद में दिए गए हैं, जो ऋग्वेद में दिए गए हैं, उनका उल्लेख है यहाँ पे मिलता है। यहां पे देखें दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें, तो आप क्या मिलान करेंगे? मिल जाएगा? कोई मिला के दिखाए। यहां पे देखें सबसे पहले उतनूर इतना दिया है, इसमें किस में लगा दिया जाए। उसके बाद देखें चिरांद को कहां पे लगा दें? बिहार। गुफकराल कहां पे है? गुफकराल को कहां लगा दें? ये सब पढ़ाया गया है, जो लोग भी पढ़े होंगे। कश्मीर लगा दें। अब यहां पे देखें इसी के आधार पे मिल जाएगा। अब कहां हो जाएगा? पय्यमपल्ली तमिलनाडु। उतनूर कहां हो जाएगा? तेलंगाना। उतनूर पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब कहां हो गया? तेलंगाना। किताबों में पहले उतनूर आंध्र प्रदेश मिलता है। तो अब ऐसे मिलाया जाता है, जैसे जो आ रहा है उसको मिला डालो, उसके सामने लिख डालो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहां पे देखें जो चिरांद है ये बिहार के सारण जिला में स्थित है और यहां से गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण, साथ ही साथ घास फूस के बने हुए मकान और यहां से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। यहां से किसका साक्ष्य मिलता है? नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ है हम बातें करें तो यहां पे देखें अगला है ये देखें सीडीपीओ में पूछा है बिहार में, बीपीएससी ने के थ्रू ही, और इसमें है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है आपको। इसमें देखना है एक तरफ महाजनपद है और एक तरफ उसकी राजधानियां हैं। एक तरफ है उसकी राजधानियां हैं, तो किस महाजनपद की राजधानी कहां पे है, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। यानी कि C1 मल्ल का कहां पर होगा? कुशीनगर, कुशीनारा। वत्स की कौशाम्बी। अंग का कहां पे होगा? चंपा। अंग का है बिहार में। अंग कहां पे स्थित है? बिहार में। और एक तरह से मालनी नदी इसको दो पार्टों में बांटती थी। महाभारत कालीन जो कर्ण था यहीं का राजा था। महागोविंद ने इस चंपा नगर का डिजाइन किया था। महागोविंद के द्वारा इस चंपा नगर का डिजाइन किया गया था। यहां पे देखें तो इसमें 4 3 1 2 4 3 1 2 कौन सा होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। यानी कि मल्ल की कुशीनगर, मल्ल जनपद को कुशीनगर आज पुकारते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्मण थे, राम के भाई लक्ष्मण, उन्हीं के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल ने यहाँ पे मल्ल गणराज की स्थापना किया था। मल्ल गणराज की स्थापना किया था। बाद में यहाँ पे देखें इसी मल्ल गणराज की 2 पार्ट हो गए।
एक है पावा और एक कुशीनारा। जो कुशीनारा था, यहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, और जो आपका पावा था वहां पर किसका समाधि है? जैन धर्म के तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का है, महावीर स्वामी का है। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखें अंग, अंग कहाँ पे था? आपके बिहार में। गंधार, गंधार कहाँ पे स्थित था? ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जिसे आज कहा जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका ये आपके गंधार क्षेत्र में आता था। इसी गंधार क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला से एक क्वेश्चन है कि तक्षशिला किन नदियों के दोआब में फैला हुआ है? कई बार पूछा गया है किन दो नदियों के दोआब में फैला हुआ है? तो सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम दो नदियों के दोआब में किसका विस्तार पाया जाता है? सिंधु और झेलम दो नदियों के दोआब में तक्षशिला का विस्तार पाया जाता है। आगे देखें, अगला है वत्स्य। वत्स्य कौशाम्बी। कौशाम्बी जो यमुना के तट पे है, इलाहाबाद का बगल में है। इसी कौशाम्बी में उदयन राजा निवास करते थे, और उदयन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उन्होंने जो उज्जैन की राजकुमारी थी वासवदत्ता, उसका अपहरण किया था, और अपहरण करने के बाद उसके पिता प्रद्योत ने इन पर आक्रमण किया था। लेकिन गौतम बुद्ध के कहने पर यह युद्ध नहीं हो पाया था, युद्ध नहीं हो पाया था। तो आगे हम लोग देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे दसराग युद्ध कहा जाता है। तो दसराग युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध था, जो परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? जिसे राबी के नाम से पुकारा जाता है। परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसे राबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह युद्ध है। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में देखा जाए तो एक तरफ से 10 जन पराजित हुए और भरत जन जीत गया। भरत जन के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। और 10 जन के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र ऋषि। इस युद्ध में देखा जाए तो विश्वामित्र ऋषि की हार हो गई और वशिष्ठ ऋषि की जीत हो गई, और ये भरत जन ही भारत में रहने लगा, भारत का विस्तार हुआ। ये मुख्य रूप से एक राजनीतिक युद्ध था और विस्तार को लेके लड़ा गया था, विस्तार को लेके लड़ा गया था। परुष्णी होगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपके 2023 का जो अभी बीपीएससी का प्री हुआ था, उस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का साक्ष्य, तो यहाँ पे देखें लोहे का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के एटा जिला के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से पहली बार लोहे का साक्ष्य मिलता है। एटा जिला के अतरंजी खेड़ा से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन में 1000 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। 1000 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या लगा है? आपका ई होगा। आगे देखते हैं, प्राचीन काल में गंगा घाट, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता था? यहाँ पे देखें, ये पूछा गया है 2023 के बीपीएससी में। तो गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे एक तरह से किस नाम से पुकारा जाता था?
मगध क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि यहाँ पे अनर्थ होगा नहीं, तक्षशिला होगा नहीं क्योंकि वो पश्चिम का क्षेत्र था, चोल होगा नहीं क्योंकि ये दक्षिण भारत में थे, गंगा से उनका कोई रिलेशन नहीं है, एक से अधिक हो नहीं सकता, तो फिर आंसर क्या लगाना होगा, ई लगाना होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो एक तरह से मगध क्षेत्र था उसे दक्षिण के रूप में दिखाया गया है। मगध है और अंग का वर्णन है आपके वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है। आगे देखें, अगला है और वो है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अभी हमने बातें किया था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है और इसका आंसर क्या होगा, और वो होगा रुद्रदामन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा होगा, एक जगह पर वहां पे रुद्रदामन दिया है और फिर दूसरी जगह पर क्या दे दिया, दूसरी जगह दे दिया और आपका तो यहां पे दूसरे जगह पर क्या दे दिया, रुद्रदामन दे दिया। इसलिए सुदर्शन झील के बारे में हम जानकारी ले लें। सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना सबसे पहले किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनाने के बाद यहाँ पे पुष्यगुप्त वैश्य को अपना क्या बनाया था, यहाँ पे राज्यपाल बनाया था। उसके बाद फिर इस सुदर्शन झील में बाद में दरारें पड़ गई, इसलिए अशोक ने इसके दरारों को पाटने का काम किया और पाटने के पश्चात फिर इसे मरम्मत कराया सुदर्शन झील को, ताकि पेयजल और सिंचाई के लिए लोगों को दिक्कत न हो। इसलिए फिर बाद में इस चंद्रगुप्त अशोक के बाद अशोक ने यहाँ पे अपना राज्यपाल भी दुशासन को बनाया। फिर बाद में उसमें जब मालवा का शासक रुद्रदामन था तो सुदर्शन झील की बांधें टूट गई और टूटने के बाद फिर वहां पर भयंकर आफत मच गई, इसलिए रुद्रदामन ने उसका मरम्मत कराया और मरम्मत कराने के बाद उसका एक तरह से पुनर्निर्माण कराने के बाद 1 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया। वहीं पर उसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया और जूनागढ़ अभिलेख लिखवाने के साथ ही देखा जाए तो उसमें इसका जिक्र किया और अपना चक्रपालित को अपना राज्यपाल बनाया। यहाँ पे देखें दुशासन जो अशोक ने बनाया था वह विदेशी था। पूछा भी जाता है किस विदेशी को गिरनार का गवर्नर बनाया गया था, दुशासन को बनाया गया था। और लास्ट में आगे चल के जो गुप्त वंश का शासक था स्कंदगुप्त ने भी इस पुनर्निर्माण कराने का काम किया। स्कंदगुप्त के द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण कराने का कार्य किया गया। आगे हम लोग बातें करते हैं झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के अवशेष है? यहाँ पे देखें, झांसी के पास बना देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास बना गढ़वा का मंदिर, किसके अवशेष हैं, किस कला के? तो यहाँ पे देखें, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो वर्तमान में ललितपुर जिला में स्थित है, ये किसका द्योतक है? ये गुप्तकालीन कला का। और इलाहाबाद में गौतम बुद्ध की मूर्ति में जो गढ़वा में स्थित है वो गुप्त काल का ही है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लगाना होगा? बी, गुप्त काल। गुप्त काल। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी कि जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का वो किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। सोम कौन है? दारू के देवता हैं, इनको पीने से मदाक्ता उत्पन्न होती है, इसलिए 9वें मंडल में 144 सूक्त सोम को समर्पित किए गए हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? फिर पूछ दिया
लेकिन यहाँ पे देखें सोम और इस पे पर नामांकित देवता हो, यानी कि जो सोम रस है वो ऋग्वेद में कहा गया है कि एक चोटी से निकलता था जिसका नाम था मुजवंत चोटी। मुजवंत चोटी से निकलता था सोम रस, जिसको पीने के बाद मदकता उत्पन्न होती थी, इसलिए इसका स्वामी भी बना दिया गया। और किस बना दिया गया? इसका स्वामी बना दिया गया और वो बना दिया गया सोम को। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यहाँ पे देखें ऋग्वेद में 10 मंडल है और उस 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का वो गायत्री मंत्र का उल्लेख करता है। गायत्री मंत्र से एक सवाल और है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। सूर्य के सविता रूप को समर्पित है। और इस गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? इस गायत्री मंत्र के लेखक हैं और वो हैं आपके कौन है? विश्वामित्र। क्योंकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता है विश्वामित्र, इसलिए इसके रचयिता भी कौन होंगे? विश्वामित्र होंगे। अभी हम देखें निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी कि योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक और कोई नहीं। ये 2020 में 66वीं बीपीएससी में पूछा। यहाँ पे देखें भारतीय दर्शन में परमाणुवाद सिद्धांत, ये वैशेषिक दर्शन की विशेषता है। और वैशेषिक दर्शन किसने दिया था? कणाद ऋषि ने। इसमें आप देखेंगे जैसे आप पढ़ते हैं परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और अन्य का, उससे पहले 1300 ईसा पूर्व पहले ही हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कणाद। कणाद ऋषि ने बता दिया था कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आगे देखें अगला है और वो है ये वैशेषिक होगा कणाद ऋषि। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, मगध में, वैशाली में। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडाग्राम में हुआ था। आज कुंडाग्राम जो वैशाली जिला में स्थित है, इसकी पहचान वासुकुंड नामक स्थान से की जाती है, जो बिहार के पर्यटक स्थलों में से एक है। वासुकुंड बिहार के पर्यटन स्थलों में से एक है। आगे हम बातें करते हैं कुंडाग्राम, आंसर होगा इसका। यहां पे देखें महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी, पावापुरी में हुई थी। आगे है और वो है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका जो दामाद था जमाली, वो जमाली उनका पहला शिष्य था। कई बार पूछ जाता है जमाली जो पहले तो उनका विरोध किया लेकिन बाद में उनका क्या बन गया? शिष्य बन गया। पहले उनका विरोधी था लेकिन बाद में उनका शिष्य बन गया। आगे हम लोग बातें करते हैं। अगला है और वो है निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है कहलाता है? यानी कि जैन ग्रंथ है सब है, 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। ये सभी क्या है? जैन धर्म की ही गाथाएं हैं। लेकिन जो 14 पूर्व है, जिसे पूर्वो भी कहा जाता है, वो एक तरह से पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? पहला अहिंसा पर जोर, दूसरा जाति विहीन समाज, तीसरा देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना, चौथा स्तूप की पूजा करना। तो यहां पे देखें महायान धर्म और हीनयान धर्म मुख्य रूप से यहां पे क्या था? बाकी सब में तो कॉमन बातें थी, लेकिन जो बातें थी
देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करना। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता था, इसलिए वो मूर्ति पूजा पर आश्रय नहीं दिया, कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। लेकिन महायान वाले लोग उन्हें ईश्वर मान लिए और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। ईश्वर मान लिया और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ हम बातें करें तो आपके उन्होंने तीर्थ यात्रा माना महायान वाले, लेकिन हीनयान वाले तीर्थ यात्रा नहीं माने। उसके बाद उन्होंने बोधिसत्व को माना और इन्होंने बोधिसत्व को नहीं माना। इस तरह से कई अंतर है, इसका आंसर सी होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है उपदेश देना, और उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से पुकारा गया। उसी उपदेश को किस नाम से पुकारा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से पुकारा गया है। ये जो महात्मा बुद्ध ने कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ है, इनका संबंध है धर्म चक्र परिवर्तन से। लेकिन एक जगह है कुशीनारा, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, और उसे कहा गया है महापरिनिर्वाण। उसे किस नाम से पुकारा गया है? उसे महापरिनिर्वाण के नाम से पुकारा गया है। आगे हम लोग बातें करते हैं, फिर क्वेश्चन वही आ गया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो उसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर में। कुशीनगर में ही लेटे हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। लेकिन अब एक सवाल और भी है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति तो वहां पे लेटे हुए है, लेकिन एक जगह और भी मूर्ति बनाई जा रही है जो लेटा हुआ है, जैसे कुशीनगर में है, वो है बिहार का गया। बिहार के गया में ही गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति बनाने का काम किया जा रहा है। आगे है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। त्रिरत्न सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न देखें, यहाँ पे बौद्ध धर्म भी दिया है, हिंदू धर्म भी दिया है, तो जैन धर्म को लगाना है। त्रिरत्न का जो कंसेप्ट है वो किससे आता है? आपका जैन धर्म से आता है। जैन धर्म नहीं है तब बौद्ध धर्म पे ले, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? दोनों में अनइक्वल है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन, रीति रिवाज की अस्वीकृति। यहां पे देखें, बौद्ध धर्म में कहीं पर भी काया क्लेश की बातें नहीं की गई है। काया क्लेश को ही आत्मदहन कहा जाता है। सी, क्योंकि इसमें क्या है, जैन धर्म में एक शाखा है जिसका नाम है संथरा, और उस संथरा विधि में क्या है, शरीर को सुखाने की एक कला है, और ये शरीर को सुखाने के लिए ये लोग बिना खाए पिए तप करने लगते हैं। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि को अपनाया, संथरा विधि को अपनाया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ठीक उसी तरह से ये तमाम जो जैन ग्रंथ, जैन धर्मावलंबी है, उनके द्वारा एक तरह से संथरा विधि का अनुसरण किया जाता है, संथरा विधि का पालन किया जाता है, संथरा विधि का अनुसरण किया जाता है, संथरा विधि का पालन किया जाता है। आगे हम लोग तो ये आत्मदहन होगा। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में आया है। तृतीय, चतुर्थ है, पंचम, षष्टम। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये कंफ्यूज हैं घटना चक्र वाले लोग, लेकिन आप जान ले कि ये छठी पीढ़ी है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। ये छठी पीढ़ी है। जो छठी पीढ़ी का मतलब है महेंद्र और संघमित्रा, जो अशोक के पुत्र थे,
वो दोनों पुत्र और पुत्रियां गए थे कहाँ पे, आपके श्रीलंका, और श्रीलंका से बोधि वृक्ष ले गया, जिसे बोध गया में लगाया गया। लेकिन उसके बाद वहां पे एक तरह से जो पांचवी पीढ़ी था उसको शशांक ने कटवा के और फेंक दिया। बंगाल का शासक शशांक ने कटवा के फेंक दिया, इसलिए फिर यहाँ पे नया लगाया गया और छठी पीढ़ी वो अपना पूरा कर रहा है। आगे देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो उसका आंसर है आजीवकों ने। किसके द्वारा किया गया? आजीवक संप्रदाय के रूप में किया गया। जो अशोक ने बोध गया के समीप बराबर की जो गुफा थी उसको कटवाया, और कटवाने के पश्चात उसमें गुफा चित्र बनवाया। उन गुफाओं को उसने उठा के किसको दान में दे दिया? आजीवक को दान में दे दिया। इसलिए यहाँ पूछा गया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? आजीवकों के। आगे है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। मखली गोसाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इन्होंने स्टार लगा दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो नगर है इसकी स्थापना उदयन ने किया। लेकिन एक सवाल है कि पाटलिपुत्र की पहचान किसने किया? देखिए पाटली ग्राम था, यहां पे क्या था? पाटली ग्राम था, और इससे पाटली ग्राम में क्या था? एक तरह से गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ था एक गांव था। जब वैशाली जा रहा था अजातशत्रु वैशाली पर आक्रमण करने के लिए, तो उसने क्या किया, इस पाटली ग्राम में एक सैनिक छावनी बनाया। पाटली ग्राम में सैनिक छावनी बनाया, और उसने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसे राजधानी बनाऊंगा, क्योंकि राजधानी के लिए सबसे सुरक्षित है। राजधानी के लिए सबसे सुरक्षित है, इसलिए इसे राजधानी के रूप में बनाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके पहले ही उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया। इसलिए अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी बनाई, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर राजधानी बनाई। लेकिन एक सवाल है कि पाटलिपुत्र की सबसे पहले राजधानी के रूप में पहचान किसने किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? और वो होगा अजातशत्रु ने। आगे देखते हैं। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ ही गया जो अभी हमने बताया, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम में पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? सर्वप्रथम में पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो उसका एक लाइन में आंसर है, और वो है चयन किया गया। देखिए ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। चयन किया गया था अजातशत्रु के द्वारा, लेकिन बनाया किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। बनाया किसके द्वारा किया था? उदयन के द्वारा। किसने राजधानी बनाया वो अलग है, चयन किसने किया था? अजातशत्रु। ए आंसर लगाएंगे, इन्होंने सी दिया है, ए आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उसका आंसर क्या होगा? उदयन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। आगे देखें, एक तरफ है ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और एक तरफ है नदियां। इनको मिलान करना है। तो देखिए आहाड़ कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में है, तो राजस्थान में एक नदी बहती है, कौन? बनास। तो ये क्या हो जाएगा? ए का 4। उसके बाद है कायथा। कायथा कहां पे स्थित है? एमपी में। तो ये कायथा किस नदी के तट पे होगा? कायथा, तो ये हो जाएगा काली सिंध।
काली सिंध। मालवा कहां पे हो जाएगा? सवालदा कहां पे हो जाएगा? ताप्ती। और मालवा हो जाएगा, बचा है कौन? आपका नर्मदा। इस तरह का देखिए कोई ऑप्शन आ रहा है? तो यहां पे देखें ऑप्शन में क्या था? सी ऑप्शन, यानी कि आहाड़ बनास नदी के तट पर। कायथा कहां पे होगा? काली सिंध है, मालवा में ही है। सवालदा कहां पे होगा? ताप्ती गुजरात। मालवा कहां पे है? मध्य प्रदेश है, नर्मदा। आगे देखें, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का उपाध्याय कौन? इतना जल्दी से आंसर नहीं देना चाहिए। वसुमित्र किस में जाएगा? बौद्ध में। और है क्या ये? जैन धर्म। देखो आसान सवाल देख के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोटिया जो डूबती है ना, आसान पे डूबती है। इसलिए उससे जब आसान मिल जाए और सावधान हो जाओ। देखो सिलेक्शन आसान सवाल से ही होता है। अगर आसान सवाल सब सही कर गए तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। आसान सवाल 2-4 गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है, ये तय। इसलिए हमेशा आसान सवाल को पकड़ने का प्रयास करें। तो इसमें क्या होगा? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलाया था और उसमें स्थूलभद्र था। उसका अध्यक्षता किसने किया? स्थूलभद्र ने। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? उदयन दिया है, लेकिन उदयीन होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? उदयीन। लेकिन यहाँ पे देखें उदयन दे दिया है, उदयन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। उदयीन दिया होता तो फिर अपना आंसर हो जाता, लेकिन अगर उदयन को ही उदयीन मानेंगे तब आंसर सी होगा। अगर बाई द वे उसका का आंसर अगर ये ई है तो इस पे आप क्वेश्चन पे चैलेंज भी कर सकते हो, क्योंकि उदयीन और उदयन में अंतर है। उदयन कौन है? उदयन है कौशाम्बी का राजा, गौतम बुद्ध के समकालीन है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है? ई होगा। उदयन अगर इन्होंने दिया है तो ई आंसर होगा, इसका चैलेंज हो जाएगा उदयन और उदयीन में, क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक नहीं होता है प्रिंटिंग से। आगे देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों ने। लिच्छवियों ने बज्जी संघ बनाया था। 8 गणतंत्रों का एक संघ था। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र था, रिपब्लिक था, लिच्छवी गणराज्य। आगे है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या होगा? गिरिब्रज, जिसे राजगिरी कहा जाता था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो उसका आंसर क्या होगा? जीवक। इसी जीवक को इसने उज्जैन के शासक प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। उज्जैन के शासक प्रद्योत का इलाज के लिए भेजा था। दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा कर ले। जीवक से 4-5 सवाल है। इसे पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया था, वहां से डॉक्टर बन के लौटा। ये एक गणिका का पुत्र था, जो मगध था, राजगिरी था, वहां की वेश्या थी, नगर बधू थी, जिसका नाम था सालवती। उसी सालवती का पुत्र था, जिसने जन्म लेते ही इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन बिंबिसार के पुत्र अभय ने इसे उठाने का कार्य किया और फिर इसे तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां पे डॉक्टर बन के निकला। फिर गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया। बिंबिसार ने इसे राजकीय वैद्य बना दिया और फिर इसे चिकित्सा
इलाज करने के लिए किसको भेजा गया था? इसे इलाज करने के लिए भेजा गया था मालवा उज्जैन, जहां पे प्रद्योत को पीलिया रोग से निजात दिलाने का काम किया। आगे देखते हैं, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु हर्यक वंश का रहने वाला था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी कि अपने अपने पिता की हत्या करके वो गद्दी पर बैठते थे। अजात शत्रु स्वयं अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा और अपने पुत्र के द्वारा मार डाला गया। पुत्र के द्वारा मार डाला गया। आगे देखें, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? तो इसका आंसर क्या है? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम बताया कि सेंडोकोटस एंडोकोटस कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे, ब्राह्मी लिपि को यानी कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ए कर्निघम ने, एएच दानी ने, ब्यूलर ने, जेम्स प्रिंसप। आंसर क्या होगा इसका? जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप के द्वारा इसे पढ़ने का काम किया गया था। कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युम्न, अभिमन्यु। किसका होगा? कार्तिकेय। जो शिव के पुत्र है कार्तिकेय, इन्हीं का परिवाची है कुमार। इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? कुमार के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी कार्तिकेय की जो जन्म की कहानी है वो कुमार संभव कहलाता है। कुमार संभव कहलाता है। आगे है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। आगे है, और वो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहां पे देखें, एक तरफ है बृहद संहिता, मुसिका मनसा, राजतरंगड़ी, विक्रमांक देवचरित, और एक तरफ है कल्हण, बिल्हण, अतुला, ब्राह्मरी। क्या लगा दिया जाए? हाँ, राजतरंगड़ी का कल्हण ए, उसके बाद है राज तरंगड़ी का। अब बृहद संहिता किसका है? बारामहीर। उसके बाद विक्रमांक देव चरित कौन है? 2। बच गया कौन? अतुला। इसमें देखें 4 3 4 3 1 2, क्या आंसर होगा? 4 3 1 2। बृहद संहिता ब्राह्महीर की है और ये खगोल विज्ञान पर लिखा गया है, एक ज्योतिष की किताब है। मुसिका मनसा अतुला के द्वारा लिखा गया है, ये भी खगोल इत्यादि से जुड़ा है। राज तरंगड़ी कश्मीर का इतिहास है। कल्हण ने लिखा है, 8000 इसमें तरंग है और 8000 इसमें लाइनें हैं और 8 तरंग है। प्रत्येक तरंग में 1,000 इसमें लाइनें दी गई हैं। विक्रमांक देव चरित बिल्हण का है, जो कश्मीर के कवि थे लेकिन रहते थे दक्षिण भारत के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में निवास करते थे। तो बाकी बातें हम लोग कल करते हैं। कल के सीरीज में हम लोग 7:30 बजे फिर आएंगे और आप इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूर तक फैलाने का काम करें। थैंक यू।